नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जो पीईटी की परीक्षा है, प्रारंभिक आर्यता परीक्षा। ठीक है, तो देखिए उसका सिस्टम क्या है, इसके सिलेबस के बारे में और इसकी हमें तैयारी किस तरह से करनी है, इसकी जो रणनीति बनानी है हमें, उसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीईटी का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसके माध्यम से हमें तैयारी अपनी बहुत ही बेहतर करने की जरूरत है। समथिंग 25 लाख के समथिंग में इसके फॉर्म पड़े हैं और काफी बच्चों ने आवेदन भी किया है। और जिसकी देखिए, एक जैसे पीईटी में बता दूं आपको, जिस तरह से यूपी में टीचर बनने के लिए यूपी टेट की जरूरत होती है, यूपी टेट, जब तक हम यूपी टेट निकाल नहीं सकते तब तक सुपर टेट में नहीं बैठ सकते। उसी तरह से हमारा ये जरूरी है कि जब तक हम पेट नहीं निकाल सकते, प्रारंभिक आर्यता परीक्षा ये पास नहीं कर सकते, तब तक हम जो भी वैकेंसी आएगी, लेखपाल की आए, चाहे वीडियो की वैकेंसी आए, जो भी वैकेंसी, क्लर्क, स्टेनो, जिस भी किसी की वैकेंसी आए, तब तक हम इसमें उस वैकेंसी में नहीं बैठ सकते, ना ही फॉर्म तक अप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसमें मान्यता नहीं दी जाएगी। देखिए यूपी टेट का क्या सिस्टम है, यूपी टेट में आप सभी जानते हैं कि 82 एक मानक रख दिया गया है पास होने के लिए, कि आप 82 नंबर ले आओ और यूपी टेट के बाद सुपर टेट में बैठ जाओ। लेकिन पेट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। पेट में सीधा सीधा ये बोला गया है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में पहले आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें भी एक मेरिट बनाएंगे वो अपनी, जिस तरह से वीडियो, लेखपाल या किसी अदर एग्जाम में वैकेंसी में वो मेरिट बनाते हैं अपनी, उसी तरह से उन्हें इसमें मेरिट बनानी है। ठीक है, तो इसका कोई मानक नहीं है। अगर हम पेट की बात करते हैं, देखिए तो हमें पेट में करना क्या है। ठीक है, इसके पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि पेट का सिलेबस है क्या। देखिए, अगर हम इसका सिलेबस देखें तो इसमें हमारे सभी पोर्शन, कम से कम 4 से 5 पोर्शन जो भी आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी, सभी हमारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए जीएस भी है और रीजनिंग भी हमारी इसमें आती है, मैथ भी इसमें हमारा दिया गया है, हिंदी भी हमारी इसमें दी गई है। ठीक है, और करंट ये भी है हमारा, और प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे ज्यादा इसके अहम टॉपिक पर बात करते हैं तो ये जीएस। अगर जिसने जीएस में अच्छा अपना स्कोर किया तो समझिए कि उसका सिलेक्शन बहुत नजदीक है, यानी पीईटी पास कर सकता है वो। अगर जीएस की बात हम करते हैं तो जीएस हमारा समथिंग 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 नंबर का हमारा जीएस रहेगा। उसके बाद रीजनिंग है, फिर मैथ, फिर हमारी हिंदी, फिर करंट। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश हमारी मात्र 5 नंबर की है। देखिए वैसे तो मेरिट में अगर देखा जाए तो एक एक नंबर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इंग्लिश भी 5 नंबर की, हमें अच्छे से देखना है इसको। करंट हमारा, करंट प्लस इकोनॉमिक्स, दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हिंदी तो देखिए सभी स्टूडेंट जानते हैं, अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी हिंदी। आपका जो एग्जाम चल रहा है उनमें हिंदी बहुत अच्छी हिंदी आती है। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ भी आपको तैयार करना पड़ेगा। 10 से 15 नंबर का मैथ है हमारा इसमें। ठीक है, देखिए जीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिसने अगर जीएस अपना 50 में से, ये लगा लीजिए कि अगर जीएस आपका 50 नंबर का जीएस है और जीएस आपने अच्छे खासे मार्क्स का उतारा, 40 प्लस आप पहुंच गए, तो समझ लीजिए कि हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अब देखिए हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक इतिहास है, आप सभी जानते हैं इतिहास। ठीक है, भूगोल हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पॉलिटी पढ़नी है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, प्लस करंट। ठीक है, इन सबको हमें बहुत अच्छे से देखना है। अगर देखिए हम इतिहास की बात करते हैं, इसमें भूगोल हमें किस तरह से पढ़ना है। अगर हम भारत का भूगोल अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपना,
भारत का भूगोल। तो हमारी इसमें बहुत अच्छी तैयार होने के बाद में काफी अच्छे नंबर हमें मिल सकते हैं इसमें। पॉलिटी देखिए, अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो पॉलिटी में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें पॉलिटी में आर्टिकल 1 से और 70 तक आप कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में जो मेन टॉपिक है वो देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा। लेकिन 1 से 70 तक बिल्कुल कंटिन्यू हमें करना है, जिससे हमें कोई भी हमारा इसमें से आर्टिकल ना छूटे और पूछ ले और फिर एग्जाम में हमें हमसे ना हो, तो उसके लिए हमें दिक्कत होगी। इकोनॉमिक्स प्लस अगर हम करंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें हमें करंट से ही रिलेटिव इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लिया जाएगा, तो करंट के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास की। सबसे ज्यादा हमारा इतिहास लगभग 15 नंबर का सिलेबस में दे रखा है कि 15 नंबर का सिलेबस इतिहास हमारा इस सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिए इतिहास पे हमें ज्यादा फोकस करना है, पॉलिटी भी हमारी अच्छी आएगी और भूगोल भी। इकोनॉमिक्स प्लस करंट दोनों है। इकोनॉमिक्स का इतना अगर हम बात करते हैं तो 102 प्रश्न हमारे इकोनॉमिक्स में बनेंगे, ज्यादा बड़ी भूमिका हमारी इकोनॉमिक्स में नहीं है। ठीक है, तो हम करंट की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हमें इतिहास में किस तरह से हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए वही हम देखते हैं। अगर देखिए हम इतिहास की बात करें तो हमें इतिहास में क्या पढ़ना है। ठीक है, इतिहास जैसा कि आप सभी जानते हैं कितने पार्टों में डिवाइड है, हमारे 3 पार्ट्स हमारे इतिहास के होते हैं। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम पहले बात करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास, अगर हम दूसरे पार्ट की इसकी बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास, अगर हम इसी में तीसरे पार्ट की इसकी बात करते हैं तो ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, इसमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा हमें देखना है, देखिए आप सभी जानते हैं हर एग्जाम में, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है हमारा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए कि अगर देखिए एक मिनट इसे मिटा लेते हैं, अगर आप देखते होंगे जैसे 15 नंबर का हमारा इतिहास इसमें दे रखा है। ठीक है, 15 नंबर का जब हमारा इतिहास इसमें है तो इसमें से हमारा 3 पोर्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ऐसा लगा लीजिए आपकी कम से कम 10 नंबर का। अगर 15 नंबर का टोटल इतिहास है तो 10 प्रश्न हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से बनने तय हैं, मध्यकालीन इतिहास से 2, प्राचीन भारत के इतिहास से 2 या 3, इसमें भी 2 या 3, इसी तरह से हमारे प्रश्न बनेंगे इनमें। ठीक है, अब हमें देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, समय हमारा कम है, पीईटी का पेपर आपने देखा होगा, एक संभावित डेट उसकी आ चुकी है और अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है। अगस्त में अगर एग्जाम हुआ, अगर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है, पहले सप्ताह में ही, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 40 से 45 दिन का समय हमारे पास है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए हमारे पास प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर भूगोल, फिर आपकी पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर करंट और मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये लगा लीजिए आपकी इतने सारे सब्जेक्ट और समय इतना कम है, मात्र 40 से 45 दिन। तो हम किस तरह से तैयार कर पाएंगे इसको। देखिए जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, एक सरसरी लिंगा से हमें देख लेना है कि हमें कहां से प्रश्न हमारा बन सकता है। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें मात्र पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है ऋग्वैदिक काल,
फिर हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल से उतने प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगर एक आध प्रश्न बना तो आपका ऋग्वेदिक काल से बन सकता है। ऋग्वेदिक काल से बन सकता है कि कौन से वेद में, ऋग्वेदिक काल हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। आप सभी जानते हैं 4 वेद है, तो इसमें यह पूछ सकता है कि कौन सा वेद हमारा किस चीज को संबंध है, मतलब संगीत का संबंध किस वेद में है, या टोने टोट के संबंध किस वेद से संबंध है इसका। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है इसमें बौद्ध धर्म, और उसके बाद हमें पढ़ना है जैन धर्म। तो देखिए अगर हम बौद्ध और जैन की बात करते हैं तो इसमें हमें बौद्ध धर्म में हमारा प्रश्न बनने की उम्मीद है। एक प्रश्न यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है। ठीक है, ये पक्के प्रश्न यहां से बनने हैं। बौद्ध धर्म से तो पक्का बनेगा, डेफिनेट, ये पक्की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें क्या देखना है, बौद्ध हो गए, जैन हो गए हमारे, और गुप्त काल प्लस मौर्य काल। यहां से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। मतलब ये हमें देखना है मात्र मोटे मोटे तौर से हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल और मौर्य काल। अब देखिए इसमें एक चीज और आती है, गुप्तोत्तर काल और मौर्योत्तर काल, जो हमारा सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस हमारा पीसीएस में आता है कि गुप्तोत्तर काल और मौर्योत्तर काल पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, यहां हमें इतनी कोई जरूरत है नहीं इसकी कि गुप्त काल का गुप्तोत्तर काल और मौर्य काल का मौर्योत्तर काल हमसे पढ़ा जाए, या इस एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर देखिए हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में हमारा क्या आ सकता है, देखिए मध्यकालीन भारत है हमारा, तो मध्यकालीन भारत में हम क्या दे सकते हैं, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, और मुगल काल। अगर देखिए तुर्की आक्रमण की बात हम करते हैं तो इसमें तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं, यहां से मुश्किल से प्रश्न बनेगा अगर बना तो। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, यहां से प्रश्न बनना निश्चित है। दिल्ली सल्तनत में कहां से, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया और बलबन, बस, या फिर अकबर, ये बन जाएगा प्रश्न यहां तक। अगर हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में देखिए सभी चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, सॉरी अकबर इसमें नहीं है, अकबर यहां पर है। तो देखिए मुगल काल में जितने भी हैं सभी टॉपिक अच्छे हैं, हमें अच्छे से पढ़ना है इनको। और उसके बाद में मुगल काल के बाद में देखिए फिर हम आधुनिक भारत पर आते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, देखिए हमें ऐसा लगा लीजिए आप 1707 से, या कुछ मानते हैं 1857 से और 1947 तक सब हमारा आधुनिक भारत है। मतलब आज तक का भारत हमारा क्या है, आधुनिक भारत हमारा है। ये हमें तैयार करना है। उसके बाद फिर आती है हमारी रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग में देखिए आप सभी जानते होंगे कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी वीडियो की, उसकी अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो 50 नंबर की रीजनिंग थी आपकी। ठीक है, 50 में से 25 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल अलग थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, किसी भी स्टूडेंट से, मतलब टीचर तक इस को करने में दिक्कत हो रही थी उनको। बहुत ज़्यादा इतना बड़े पैराग्राफ थे कि अगर यहाँ से प्रश्न हमारा स्टार्ट होता तो यहाँ लास्ट था, फिर उसके बाद में यहाँ ऑप्शन थे। ठीक है, तो रीजनिंग की देखिए जहाँ तक हमसे होगा हम करेंगे रीजनिंग को तैयार। आप भी अच्छे से तैयार करना रीजनिंग को। उससे क्या होता है, देखिए प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है।
और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रखे हैं वीडियो में, अगर ऐसे प्रश्न अगर आ गए जैसे वीडियो में आए, ऐसे ही प्रश्न अगर रीजनिंग में आ गए तो बड़ा मुश्किल खेल हो जाएगा पीईटी निकालना भी। ये रियल बात है, पीईटी निकालना बहुत मुश्किल खेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तब, अगर आप तैयार करते हैं अच्छे से फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी पीईटी निकालना। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए मैथ की। मैथ में जो भी सिलेक्टेड चैप्टर हैं आप तैयार कर लीजिए, हो जाएगा आपका करंट प्लस इकोनॉमिक्स। करंट प्लस अगर हम इको की बात करते हैं तो जब हमारा करंट स्टार्ट होगा, करंट से संबंधित हमारा इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारी पॉलिटी बची, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, देखिए पॉलिटी के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 1 से लेकर के आप 70 तक अच्छे से तैयार कर लें, बस बार बार इसी को रिवाइज करें। आर्टिकल 1 से 70 तक आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न इसमें से बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये सिलेबस है पीईटी का। अच्छे से हमें इतिहास पढ़ना है, फिर हमें पॉलिटी पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर करंट हमें तैयार करना है। अगर देखिए आपका ये पोर्शन, ये जीएस का पोर्शन अगर आपका अच्छा हो जाता है, आप इसमें बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं अपनी, तो देखिए आपका पीईटी जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे चांस आप करेंगे कि इस एग्जाम को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर फोकस करें अच्छे से, और बाकी जैसा भी होगा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो निरंतर डालेंगे और आपसे यही बोलना है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।